Hello friend, how are you? I hope everyone is keeping well and they are fine at your places. So first of all, let me introduce myself. Who am I? So I am chartered accountant Linesh Patil, and I am very famous and known as a CA Patil sir. Some student call me accounting standard guru, and I come from Indore. So I was in teaching for almost 7 to 8 years. Then because of health issues and other concerns, I had to discontinue my teaching in 2019. So somewhere I think at the start of 2019 I discontinued my teaching, and now I am coming back. So I am coming back again. But how I am coming back? Will I be available to take offline classes in Indore? No. Will I be available to take offline classes at any other part of India? Answer is no. Will I be taking the online classes through live streaming and other? So answer is again no. But yes, I will be available through virtual mode. I will be available through pen drive. I will be available, through Google Drive and other any cloud options, right? And you student can also access my lecture by downloading CA Patil Sir app, which is absolutely available at free of cost from on Google Play Store. तो स्टूडेंट वहां से मेरे ऐप को डाउनलोड करके भी वहां से मेरे लेक्चर को एक्सेस कर सकते हैं. तो फ्रेंड, मैं कौन से सब्जेक्ट्स लूंगा, क्या करूंगा, दैट लेट मी गिव यू अ लिटिल ब्रीफ. आई नो कि आईसीआई ने न्यू सिलेबस को प्रपोज कर दिया है, बट स्टिल इट इज पेंडिंग फॉर द गवर्नमेंट एक्सेप्टेंस. तो अभी तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा उसमें आने में, एंड देन कब से वो इफेक्टिव होगा तो अभी मैं उस बारे में कोई बात नहीं कर रहा. ऑलरेडी काफी सारी फैकल्टीज ने वीडियो बना दिए हैं उसकी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, तो मैं उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा. बट आई विल बी टेकिंग अकाउंट एंड एडवांस अकाउंट एट दिस लेवल, एंड द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल management for the CA Inter or IPCC, whatever name it is called, right? And later on, when the two subject called accounts and advanced account will get merged, I will be taking accounting wala subject. Okay, so friend, आज हम क्या करेंगे, आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे. तो एक्चुअली आज का मेरा जो एजेंडा है, क्योंकि मुझे पता है कि मई के एग्जाम ओवर हो चुके हैं और ऑलरेडी हमारे जो स्टूडेंट्स लोग हैं उन्होंने अपने एग्जाम ओवर होने के बाद हेक्टिक शेड्यूल, पैंडेमिक से हम थोड़ा बाहर आ रहे हैं, अभी लाइफ इज कमिंग बैक टू नॉर्मल. तो स्टूडेंट्स ने छुट्टियां मनाई होगी, थोड़ा एंजॉय किया होगा, फ्रेंड्स रिलेटिव्स के यहाँ गए होंगे, राइट? So now student will be starting their preparation for the next level, that is second group advanced account paper, right? And तो आज मैं ये वीडियो जो है वो आपके लिए लेके आ रहा हूं कि वी विल टॉक अबाउट पेपर 5 ऑफ दैट इज एडवांस अकाउंट फॉर सीए इंटरमीडिएट न्यू सिलेबस. तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये सीए इंटरमीडिएट के न्यू सिलेबस के लिए बना रहा हूं. इस वीडियो में मैं आप लोगों से क्या बात करूंगा, देखिए, ये वीडियो कोई रिवीजन वीडियो नहीं है. ये वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल और केवल कुछ पॉइंट्स डिस्कस करने हैं. Maybe many of students are aware of it, but still I want to discuss those points to make other students life easy, and to make more awareness about the subject towards the student, right? So हम क्या करेंगे, तो एक्चुअली मैं आपके सामने कुछ चार्ट्स एंड ऑल लेके आया हूं. ये चार्ट्स क्या है, क्या हम इसमें दिखाने वाले हैं. तो देखिए, जब एडवांस अकाउंट की बात आती है तो स्टूडेंट्स का मैं ये समझता हूं कि एडवांस अकाउंट एक ऐसा पेपर है जिसको अगर स्टूडेंट ने बहुत अच्छे से प्लान किया और अगर उसकी प्लानिंग परफेक्ट बैठी तो शायद ग्रुप 2 क्लियर करने का आधे से ज्यादा काम वही हो जाता है. उसका रीजन ये है क्योंकि एडवांस अकाउंट का पेपर हमारे ग्रुप 2 के सिलेबस का फर्स्ट पेपर है. तो अगर फर्स्ट पेपर अच्छा गया तो मोमेंटम अलग सेट होता है, और अगर फर्स्ट पेपर ही अच्छा नहीं गया तो फिर कम अगेन की जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट? तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एडवांस अकाउंट का पेपर काफी क्रूशियल है.
क्योंकि फर्स्ट क्योंकि वो आपका पहला पेपर होता है ग्रुप 2 का, और आपके मोमेंटम के लिए यानी कि गोइंग फॉरवर्ड जो आपके ऑडिटिंग, EIS, FM, अदर पेपर्स जो आपके आने वाले हैं, राइट, उसके लिए वो काफी अच्छा मोमेंटम करता है। इसके अलावा एडवांस अकाउंटिंग एक ऐसा पेपर है जो कि 100 मार्क का पेपर है, और अगर आप एडवांस अकाउंटिंग में 70 या 80 का स्कोर कर लेते हो तो अगेन आपके ग्रुप 2 के एग्रीगेट के लिए ये पेपर आपको काफी अच्छे से हेल्प करता है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस पेपर को अच्छी तरीके से प्लान करना, राइट। तो चलिए अब टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे पॉइंट पे आते हैं। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास चार्ट्स है, इस चार्ट में मैं बेसिकली आपको ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि हमारे पास मल्टीपल चैप्टर्स से अकाउंटिंग यानी कि एडवांस अकाउंट के सिलेबस में, राइट। अगर आप देखेंगे तो हमारे पास कौन कौन से टॉपिक्स है, ये आई थिंक कई सारे स्टूडेंट को पता होगा, बट जिन्होंने अभी तक अपना प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया है उनके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आपके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक तरीके से ये काइंड ऑफ टॉपिक है। आपने ग्रुप 1 में डेफिनेटली आप लोग अभी अकाउंट का पेपर देख चुके हैं, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते थे। तो देयर आर ऑलमोस्ट 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसमें से 8 नहीं है और 6 नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल इफेक्टिव 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है। लेकिन हाँ, आपके सिलेबस में सारे के सारे 27 नहीं है, बट जो भी आपके सिलेबस में है उसका कुछ पार्ट ग्रुप 1 में होता है, कुछ पार्ट ग्रुप 2 में होता है। तो ग्रुप 2 में कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो हम बाद में बात कर लेंगे, लेकिन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, ठीक है। क्यों क्यों रोल प्ले करेगा? एक तो मैं आपको अटेम्प्ट ऑन अटेम्प्ट बेसिस पर अगर दिखाऊं तो ये देखिए मेरा चार्ट आता है यहाँ पर, जस्ट अ मिनट। हाँ, अगर मैं आपको अटेम्प्ट ऑन अटेम्प्ट बेसिस पे दिखाऊं तो ये मेरा चार्ट आता है, देखिए। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखेंगे तो मिनिमम 20 नंबर का क्वेश्चन तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आना ही आना है। आप कहेंगे सर पहले के 3 अटेम्प्ट में हमको 20 20 20 दिखता है और बाद में सडनली ये 25 30 25 30 पे क्यों घूम रहा है? तो मैं आपको इसका जवाब दे देता हूं, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने क्या किया, इंस्टीट्यूट ने मई 18 से अपना सिलेबस चेंज किया था। यानी कि जैसे अभी एक सिलेबस आने वाला है, वैसे ही पहले एक सिलेबस होता था जिसको हम लोग कहते थे CA-IPCC, ठीक है। बाद में इंस्टीट्यूट ने अपना सिलेबस चेंज किया और नए सिलेबस का नाम दिया CA इंटरमीडिएट। तो इंटरमीडिएट में जब स्टार्टिंग के जो पेपर्स होते थे तो वहां पे 20 नंबर का वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में रहता था, बट नवंबर 2019 ऑनवर्ड इंस्टीट्यूट ने अपना कुछ पैटर्न चेंज किया, क्योंकि उन्होंने सिलेबस में भी रीशफलिंग करी थी। तो वहां से अगर देखा जाए तो अभी क्या होने लगा है कि क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका कंपलसरी होता है, यानी कि कंपलसरी का मतलब यह है कि अगर आपने वो क्वेश्चन ड्रॉप कर दिया तो आपके लिए बाकी का पेपर केवल 80 मार्क्स का होता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है वो 20 मार्क्स से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट वहां पर आपको टेस्ट करती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 इंस्टीट्यूट लेके आती है, जिसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हाँ उसमें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन भी इंस्टीट्यूट ने पूछना स्टार्ट कर दिया है नवंबर 2019 ऑनवर्ड्स के अटेम्प्ट के बाद, ठीक है। तो क्या होता है कि जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी होता है वहां तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन होना कंफर्म है, वहां तो आपके 4 क्वेश्चन कंपलसरी है, तो वो 20 मार्क्स कैरी करते हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 जो होता है उसमें भी कभी इंस्टीट्यूट 1 तो कभी इंस्टीट्यूट 2 तो कभी 3 भी हो सकता है, अभी तक नहीं हुआ पर हो सकता है। तो अगेन मैं ये कहूंगा कि मिनिमम वेटेज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का आज की डेट में 20 है डेफिनेटली, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो कंपलसरी होता है वो तो चारों के चारों क्वेश्चन ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से होते हैं यूजुअली, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको 5 नंबर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का तड़का मिल सकता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट अगर आप देखते हैं, तो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो वेटेज है वो 25 मार्क्स का बन जाता है। फ्रेंड, मैं हमेशा से ये कहता हुआ आया हूं कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, नॉट ओनली इन एग्जाम बट व्हाट आफ्टर सीए बनने के बाद हम सबको काम करना है, इंडस्ट्री में जाके काम करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है, या हो सकता है कि आप टीचिंग भी करें। तो अगर टीचिंग की तो चलो ठीक है, स्टूडेंट को आपको पास करवाने के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ट्रेन करना ही पड़ेगा, लेकिन अगर आप इंडस्ट्री में जा रहे हैं, अगर आप प्रैक्टिस में जा रहे हैं, तो वहां भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वहां की बात तो चलो वहां की है, आज की बात यह है कि अगर आप अपने एडवांस अकाउंट में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट मेरे को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो दिखता है ना दोस्तों, वो क्या दिखता है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक ऐसा पर्टिकुलर मैं कह सकता हूं कि एरिया है जहां अगर बाई चांस आपकी पकड़ है
जहां बाई चांस आपकी पकड़ है, अगर मेरे जैसे फैकल्टी के साथ रहेंगे तो पकड़ में पक्का बनवा दूंगा। अगर आपकी बाई चांस वहां पकड़ है तो आपके लिए मैं कह सकता हूं कि हार्डली 20 से 30 मिनट्स, 20 से 30 मिनट, क्योंकि स्टूडेंट की राइटिंग स्पीड वेरी करती है, राइट। 20 से 30 मिनट के बीच में आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन को अपने एग्जाम में अटेम्प्ट करके कंप्लीट कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आप 20 से 30 मिनट के डिफरेंस में ही ऑलमोस्ट 25 से 30 मार्क का अपना पेपर सिक्योर कर सकते हैं। और आई बैट, आई गारंटी, आई प्रॉमिस कि अगर आप लोग मेरे साथ ट्रेन होते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, तो मैं आपको एग्जाम में कैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आंसर ड्राफ्ट करने हैं वो सब मैं ट्रेन करवाता हूं। वी विल बी सॉल्विंग मोर देन 150 प्रॉब्लम्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पार्ट, राइट। तो वहां से हम इंश्योर कर लेते हैं कि, और अगर आप 30 मार्क का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पेपर में अटेम्प्ट करते हैं दैट इज इन 30 मिनट, तो 1 मिनट का 1 मार्क्स, राइट। तो मैं कहता हूं कि आपको मैं सिक्योर करवा सकता हूं अराउंड 24 से 25 मार्क्स। तो अगर आपने फर्स्ट आधे घंटे में अगर मान लीजिए कि 25 मार्क का पेपर कर लिया, 20 से 25 मार्क अगर आपने अपने सिक्योर कर लिए, चलो मैं और नीचे आ जाता हूं, तो मेरे को लगता है ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है, ये आपको एग्जामिशन लाने के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है, राइट। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझसे पढ़ रहे हैं या किसी, आप कुछ भी समझे, लेकिन आप इस पर्टिकुलर एनालिसिस को समझे, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में अगर आपने अपने स्टार्टिंग के 30 मिनट डाल के दोस्तों अगर 20 से 25 मिनट का स्कोर का काम कर दिया, मैं कहता हूं आपने आधा काम वहीं कर लिया। उसके बाद दोस्तों अगर मैं देखूं तो मेरे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है एवरेज वाइज हम देखते हैं, तो वो अगेन मेरे लिए बन जाता है, देखिए फर्स्ट तो डेफिनेटली मेरे लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड था, तो सेकंड मेरे लिए बन जाता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अभी मैंने कई स्टूडेंट से सुना है, ठीक है, कि दे फाइंड डिफिकल्टी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि बहुत टाइम लग जाता है, फिर बैलेंस शीट टैली नहीं करती। और लेट मी ऑल्सो एक्सेप्ट, When earlier I used to teach, यानी कि 2019 से पहले जब मैं पढ़ाया करता था, तो मैं स्टूडेंट को बोलता था यार कि अपन है ना बड़े टॉपिक को साइड करेंगे, पहले छोटे छोटे टॉपिक को टारगेट करेंगे और उसके बाद हम लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग शायद अब वो ट्रिक उस पर काम नहीं कर पाएगी। क्यों काम नहीं कर पाएगी? क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स काफी कम बचे हैं और उनका जो वेटेज है वो भी इतना नहीं बनता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े टॉपिक्स है उस पर हमारी पकड़ इतनी अच्छी होनी चाहिए और हमें एग्जाम से पहले इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इतने अच्छे से ग्रिपिंग बनानी पड़ेगी, छोटे छोटे पॉइंट्स हमारे दिमाग में ऐसे फिट करने पड़ेंगे कि हम इन बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी एक टारगेट टाइम से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 20 से 25 मिनट में मेरा क्वेश्चन हो जाना चाहिए। कैसे होगा वो हम आपको करवाएंगे, डोंट वरी। या आप लोग अगर मान लीजिए कि कहीं भी आप क्लासेस कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, राइट, तो आप लोग भी वैसा प्लान कर सकते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है ये काफी नहीं है, आपको ये भी एक्सेल करना पड़ेगा, आपको ये भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको ये भी मेक श्योर करना पड़ेगा कि आप उसको 20 मिनट में कंप्लीट कर पाए क्वेश्चन को, इंक्लूडिंग टेलिंग योर बैलेंस शीट। ये अगर कर पाएंगे तो काम बन जाएगा, ठीक है। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अगर मान लीजिए कि इसके बाद मेरा एक और बड़ा टॉपिक है जिसका नाम है अमलगामेशन ऑफ कंपनी, करेक्ट। तो अगर आप देखते हैं तो ये पहले तीन, अगर आप पहले तीन का ही वेटेज देखते हैं तो 25 और 15, और ऑलमोस्ट अगर मैं अमलगामेशन ऑफ कंपनीज को भी अगर 15 नंबर का काउंट कर लेता हूं तो मेरा कितना वेटेज हो जाता है दोस्तों? 25, 40 एंड 55। तो अगर मैं पहले के तीन टॉपिक्स को देखूं तो मेरा ऑलमोस्ट 55 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो अगर मान लीजिए कि मेरी स्ट्रेटेजी कुछ ऐसी रहती है कि मेरे को इतना प्रैक्टिस करना है कि ना केवल अमलगामेशन और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रॉब्लम मुझे आए, यानी कि मैं ये कह पाऊं कि देखो दोस्तों मेरा बहुत कंफर्टेबल है, आई एम वेरी कंफर्टेबल, मैं अपने फ्रेंड से कहूं आई एम वेरी कंफर्टेबल इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन अमलगामेशन ऑफ कंपनी, काफी नहीं होगा। मुझे यह कहना पड़ेगा कि अगर मेरे सामने आप कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन लाके रख देते हो तो इस क्वेश्चन को मैं 20 मिनट में बैलेंस शीट टैली करके सॉल्व करके दिखाऊंगा, सेम अमलगामेशन ऑफ कंपनी के लिए। जब ये कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आएगा तब जाके बात बनेगी। देखो मैं 20 मिनट का टारगेट बना रहा हूं, तो अगर मैं इसको 25 मिनट में भी कर पाता हूं तो 25 चलो आधा घंटा भी ले लेते हैं, 30
तो ऑलमोस्ट 180 मिनट्स का आपका टोटल पेपर होता है। अगर आप 90 मिनट्स में आप अगर 55 मार्क्स अचीव कर लेते हैं तो उसके बाद मैं आपको बता दूं 90 मिनट का मैं टारगेट लेने के लिए कह रहा हूं, अगर आप इसके ऊपर भी जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रीजन, क्योंकि अगर बायबैक का क्वेश्चन आता है तो ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, राइट। बायबैक का क्वेश्चन आता है तो ये इतना टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है। और अगर आप पैटर्न देखते हैं तो ऑलमोस्ट आपको बायबैक अगर आप देखेंगे तो बिफोर मई 2019 बायबैक का जो क्वेश्चन होता था वो यूजुअली 5-10 मार्क का कैरी करता था, ठीक है। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इस सीजन के बाद तो ऑलमोस्ट इसका वेटेज काफी इंक्रीज हो गया। यहां पर मैं एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, जब मैं बायबैक की बात करता हूं तो बायबैक के साथ, बायबैक चैप्टर के साथ एक और छोटा सा टॉपिक कवर होता है जिसे हम कहते हैं डिफरेंशियल राइट वाला टॉपिक, विच इज मोर और लेस लाइक अ थ्योरेटिकल। उसमें थोड़ा बहुत कुछ कैलकुलेशंस हैं। तो इंस्टीट्यूट ने ऐसा कर दिया है कि 5 नंबर का क्वेश्चन वो वहां से भी पूछती है, कई बार 10 नंबर का क्वेश्चन भी पूछती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर डिफरेंशियल राइट वाला क्वेश्चन आपके पास आता है वो 5 नंबर का या 10 मिनट का क्वेश्चन करने के लिए आपको 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप अमलगमेशन ऑफ कंपनी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। इन 2 टॉपिक पे अपनी बहुत अच्छी पकड़ बनाएं, केवल कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, केवल चैप्टर में कंफर्टेबल आने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि आपको स्पीड भी मैनेज करना है। और वो कैसे कर सकते हैं, कैसे हम कंसेप्टों को फिंगर टिप्स पे ला सकते हैं कि हम 20 से 25 मिनट में ये क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाए, ये हम लोग प्रैक्टिस करके अचीव करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। लेकिन मेरा अगेन कहने का मतलब है कि अगर 55 मार्क्स की हम लोग बात कर रहे थे और अगर 3 टॉपिक्स मेरे को 55 मार्क्स सिक्योर करवाते हैं तो क्यों ना मैं अपनी प्रिपरेशन को भी इसी तरीके से प्लान करूं, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो यानी कि मोर देन 50% मार्क्स तो ये 3 टॉपिक मेरे को एग्जाम में देके जाने वाले हैं, राइट। तो इन पे इतना प्रैक्टिस, इतना एक्सेल कर लिया जाए कि हम यहां से अपना काम कर सकें। इसके बाद अगर आप बायबैक भी ले लेते हैं तो ऑलमोस्ट देखिए आप लोग 67, चलो मैं 65 पकड़ता हूं, आप लोग 65 के आसपास टच कर चुके हैं, ठीक है। इसके बाद 5 नंबर पे मेरा आता है बैंकिंग कंपनी। अच्छा, ये नंबर्स मैंने नहीं बनाए है ना, ये कोई मेरी रैंकिंग नहीं है, ये कोई मेरे बेस्ट 5 नहीं है कि मैं कह रहा हूं कि यार मेरे बेस्ट 5 है, इनको करोगे तो ऐसा ऐसा होगा। कोई मेरे बेस्ट 5 नहीं। मैंने क्या किया, मैंने इंस्टीट्यूट का डेटाबेस लिया, मैंने देखा कि प्रीवियस एग्जाम में इंस्टीट्यूट ने कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा है, उसके बेसिस पे ये ग्राफ मेरे पास निकल के आता है कि ऑन एन एवरेज इंस्टीट्यूट अगर आप देखोगे तो अभी 10 नंबर का क्वेश्चन बैंकिंग से पूछ रही है। मतलब कि अगर मैं इन 5 टॉपिक्स को लेता हूं तो ऑलमोस्ट मैं 75 मार्क्स कवर करता हूं। क्या कहा मैंने, अगर मैं इन 5 टॉपिक को लेता हूं तो मैं ऑलमोस्ट 75 मार्क्स कवर करता हूं, जिसमें से मैं आपको बता दूं कि बैंकिंग कंपनीज यानी कि अगर मैं पहले जाऊं बिफोर नवंबर 19 तो यूजुअली इंस्टीट्यूट क्या करती थी कि P&L या एक रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटिंग यानी कि इनकम रिकॉग्निशन क्राइटेरिया में उसको कह सकता हूं, प्रोविजन नॉर्म्स, इनके ऊपर ज्यादा क्वेश्चन पूछती थी। लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने कैपिटल एडिकेसी रेशियो पे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो कैपिटल एडिकेसी रेशियो पे भी अगर क्वेश्चन आता है तो उल्टा वो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। उसमें कुछ नहीं करना है, एक फॉर्मूला है और फॉर्मूला के फिगर्स आपको ड्राइव करके लिखने हैं। यानी कि अगर कैपिटल एडिकेसी रेशियो का क्वेश्चन आ गया तो वो 5 से 7 मिनट का काम है केवल आपके लिए। अगर आपको कुछ पर्टिकुलर वेट्स लर्न आपके किए हुए हैं, आपको याद है, तो वो याद करना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं होता उसका, राइट। तो अगर आप इन 5 टॉपिक्स के साथ देखते हैं तो यू विल बी easily able to grab 75 marks in your this ठीक है। उसके बाद पार्टनरशिप आता है। पार्टनरशिप का भी अगेन वेटेज काफी अच्छा है। पार्टनरशिप में आप लोग जानते हैं कि एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म और एक आपने शायद पता नहीं देखा हो कि नहीं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब होता है कि एक पार्टनरशिप फर्म थी, बिजनेस चल रहा था, कोई पार्टनर मर गया, कोई पार्टनर धोखा दे गया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो पार्टनर डिसाइड करते हैं बहुत हो गया, दुनिया से मोह खत्म हो गया, चलो बंद करे ये बिजनेस, डिसॉल्व करो, घर जाओ, खत्म, सब बांट बूट के घर चले जाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये होता है, हाँ इसको हम लोग कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। शायद आपने 11th में 12th में सीपीटी में कहीं पढ़ा भी हो, गार्नर वर्सेस मरे रूल, ब्ला 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 ब्ला, राइट, ठीक है। और सेकंड होता है सेल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, यानी कि हम लोग उसको कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेल करके कंपनी में कन्वर्ट कर लेते हैं या दूसरी किसी पार्टनरशिप फर्म को सेल कर देते हैं। स्टूडेंट्स का यूजुअली पार्टनरशिप के साथ रिजर्वेशन रहता है, लेकिन जितना मैं समझता हूं और मेरी जो टीचिंग काबिलियत है उससे मुझे लगता है कि जो फर्स्ट वाला पार्ट है यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला,
उसको स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। एग्जाम में हालांकि ट्रिकी है, कई बार वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो कई बार वो लोग कंपनी वाले से पूछ लेते हैं। तो कंपनी वाला थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो मैं कहूंगा अगर स्टूडेंट फिर भी अगर इस केस में पार्टनरशिप के चैप्टर को स्किप करना चाहता है, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर स्टूडेंट चाहता है स्किप करना तो वो स्किप कर सकता है पूरे चैप्टर को। पर अरे सर आप कैसी बात कर रहे हो, हम पार्टनरशिप छोड़ देंगे सर, कैसे कह सकते हो सर आप ये बात? बिल्कुल सही बात है, मैं कैसे कह सकता हूं, लेकिन तो मैं ये कहूंगा अगर किसी स्टूडेंट को लगता है सर आप ये कैसे कह सकते हो, तो वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वाला टॉपिक प्रिपेयर कर सकता है। एग्जाम में कभी ये तो कभी वो आता है, किस्मत रही तो ठीक है, नहीं तो डरने की जरूरत नहीं है। रीजन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पार्टनरशिप का ये जो टॉपिक है आपके लिए बैठना प्रिपेयर करना आसान है, लेकिन मैंने स्टूडेंट्स को देखा है कि उन लोग यूजुअली क्या होता है कि फंस जाते हैं, राइट, दे आर स्क्रूड अप, करेक्ट, तो वो फंस जाते हैं, प्रॉब्लम में रहता है। इसके लिए व्हाट इज माय सजेशन कि रादर डूइंग स्पेंडिंग टू मच ऑफ टाइम ऑन पार्टनरशिप, राइट, आप क्या करें, आप एक छोटे छोटे से टॉपिक, बहुत छोटे से टॉपिक है, लाइक लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, ऑलमोस्ट 5 नंबर का एग्जाम में आ ही जाता है। लाइक अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, बहुत ही सिंपल सा सुंदर सा सस्ता सा टॉपिक है, आपको 5 नंबर ये दे के चला जाता है। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट, अच्छा इसमें भी ट्विस्ट है, पहले यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स एंड ऑल होता था, अभी सब हटा दिया है, नॉन बैंकिंग एनबीएफसी है केवल, ठीक है, तो एनबीएफसी है, उसका भी वही छोटा सा वो कैपिटल टीयर वाला यूजुअली ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसको भी प्रिपेयर करना बहुत आसान है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन अलग खेल हो गया, ये छोड़ दो। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर बाई चांस कोई स्टूडेंट पार्टनरशिप से परहेज करता है, उसको तकलीफ है, तो मैं ये कहूंगा भैया ठीक है तकलीफ है, अगर ओवरकम करना चाहते हो तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको सेटिसाइड करना चाहते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कहते हो सर 2 पार्ट है, मैं एक पार्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेता हूं क्योंकि यूजुअली एग्जाम में वो आता है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम सब पढ़ाएंगे, लेकिन आई एम गिविंग लिबर्टी टू स्टूडेंट टू टेक देयर कॉल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप का फर्स्ट पार्ट तो फिर भी ठीक है, सेकंड पार्ट में स्टूडेंट का काफी सारा टाइम चला जाता है, तो इसके लिए वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पाता है। तो इससे बेटर ये है कि हम टाइम को अननेसेसरी ना वेस्ट करते हुए उसको अच्छे तरीके से प्लान करें, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे अपनी अच्छी पकड़ बनाएं, हम अमलगमेशन ऑफ कंपनीज पे अपनी अच्छी पकड़ बनाएं, तो वो ज्यादा इजी होगा हमारे लिए। फिर उसके बाद ये छोटे छोटे टॉपिक, जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी मैं यहां तक 75 मार्क कवर कर चुका हूं, उसके बाद लिक्विडेशन से 5 आ जाते हैं तो 80 हो गया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान से 5 आ जाते हैं तो 85 हो गया, एनबीएफसी से 5 आ जाते हैं तो आपका 90 हो गया, राइट। अब आप बोलोगे सर 90 मार्क्स का पेपर तो 100 मार्क का करना होता है, डेफिनेटली पेपर 100 मार्क का करना होता है, ये बात, लेकिन देखो मैं आपको एक बात और बोलता हूं, ये सीए एग्जाम है, अगर आप ये सोचोगे कि आप बहुत सारा लिख के आओगे तो बहुत सारा मार्क्स आएगा, ऐसा नहीं होता। आप कितना रेलिवेंट लिख के आओगे तब आपका मार्क्स आएगा, राइट। तो आपको क्वांटिटी पे नहीं क्वालिटी पे जाना है, क्या 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 क्या, आपको क्वांटिटी पे नहीं आपको क्वालिटी पे जाना है। तो आपको ये कोशिश करनी है कि अगर अब मैं 90 मार्क्स का भी पेपर लिखूंगा ना, फोड़ दूंगा, इतना अच्छा लिखूंगा कि एग्जामिनर के पास स्कोप ही नहीं बचेगा कि वो मेरे मार्क्स कट कर पाए, राइट। तो ये एक ब्रॉडर आइडिया था जो मैंने आपको दिया। देखिए बिल्कुल मेरा कहने का मतलब नहीं है कि आप कुछ छोड़ के जाए, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप प्लान करें। हम लोग जब काम करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, इंडस्ट्री में, सीए फर्म में और हमारी यूजुअल लाइफ में, वी हैव टू प्रायोरिटाइज, राइट, हमें प्रायोरिटाइज करना पड़ता है। हम सबको एक तराजू पे नहीं तोल सकते, समय कम है तो हमें देखना पड़ेगा कि समय में से कितना समय किसको देखना है। अब आपके 3 फ्रेंड्स हैं, आप सबसे पहले किसको समय देंगे, किसको ज्यादा देंगे, ये आप सबको पता है आप किसको ज्यादा देंगे, राइट, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, तो ये सब आप लोग देखेंगे। तो वहां भी आप लगाते हो ना ये फंडा, तो केवल मैं आपको फंडा लगाने को कह रहा हूं, मैं आपसे कतई ये नहीं कह रहा हूं कि आप ये टॉपिक छोड़ दो, 5 के अलावा कुछ पढ़ो ही नहीं। कोई बोले अरे पाटिल सर ने कहा था कि यार वो 5 टॉपिक ही पढ़ने, बाकी कुछ पढ़ना ही नहीं है, तो पाटिल सर ने ऐसा कुछ नहीं कहा था ना, पाटिल सर ऐसा कह रहे हैं। आप मैनेज कर सकते हैं, आपके पास टाइम है, सब बहुत अच्छे से पढ़ो, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन अगर आप 100 घंटे पढ़ने वाले हो तो आप उन 100 आवर्स में से कम 60 टू 70 आवर्स अपना इन स्टार्टिंग के 5 टॉपिक पे आप डालिए, ताकि आप अपना मैक्सिमम चंक वहां से कवर कर सकें। क्योंकि अगर यहां आपने अच्छा प्रैक्टिस किया, जैसे कि मैंने कहा, एक होता है आपका पर्टिकुलर चैप्टर पे अंडरस्टैंडिंग होना, पकड़ होना, और दूसरा होता है कि आप
एग्जाम में उसको कितना अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है आप इन टॉपिक को पढ़ें, प्रीवियस एग्जाम की प्रैक्टिस करें, आरटीपी सोल्व करें, टेस्ट दें और अलग अलग क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन सॉल्व करें, कॉन्फिडेंस जनरेट करें, वॉच पे रखिए टाइम स्टार्ट, अपने स्टॉप वॉचर से देखिए कि आप कितने टाइम में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कंप्लीट कर पा रहे हैं। अगर कंसोलिडेशन है तो आपको टारगेट करना है 20 मिनट में खत्म होना चाहिए, 25 मिनट में खत्म होना चाहिए, वॉट एवर, राइट। तो मेरा कहने का मतलब है आप उस अप्रोच पे अगर काम करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि व्हाट इज माय एक्सपीरियंस कि बच्चा केवल सॉल्व करता रहता है, फैकल्टी बोर्ड पे लिखती है, बच्चा लिखता रहता है, वो प्रैक्टिस करता नहीं है और फिर मोस्ट ऑफ द टाइम वो एग्जाम में जाके लिखता है, तो वहां पे फिर वो अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाता है। तो इसकी बेसिस पे मैंने आपसे कहा कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे बहुत अच्छी पकड़ बनाइए, क्योंकि वो ना केवल आपको एग्जाम पास करने में मदद करेगा, लेकिन वो आपके प्रैक्टिकल आपके आगे के फ्यूचर के लिए भी अच्छा है। सेकंड, मैंने आपसे कहा कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमलगमेशन ऑफ कंपनी, ये दो ऐसे टॉपिक है जो कि यूजुअली लेंदी है, जिनके क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें टाइम लगता है। तो आप इनको बहुत अच्छे से इनके कंसेप्टों को पकड़े, साथ ही साथ इतना प्रैक्टिस करें, इतना एक्सेल करने की कोशिश करें कि 20 से 25 मिनट में आपका अमलगमेशन और कंसोलिडेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना लगे। इतना काम आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा बैंकिंग कंपनी का क्वेश्चन और बायबैक का क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लेने वाला है। सर, पहले आप कहते थे कि मतलब जो बच्चे का कोई पुराना बच्चा देख रहा होगा तो वो बोलेगा सर पहले आप कहते थे कि बड़े टॉपिक जो है ना उनको छोड़ दो, कंप्रोमाइज कर दो, मत देखो उनको। हाँ, मैं बिल्कुल कहता था, क्योंकि एक्चुअली पहले क्या था कि इंस्टीट्यूट के पास पहले क्या था कि मल्टीपल छोटे छोटे टॉपिक्स थे। तो मैं ये कहता था कि मैं बड़े क्वेश्चन के पीछे जाकर क्रैप होके पता 40-50 मिनट बर्बाद कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं छोटे पे मतलब पता पड़ा 40-50 मिनट डाल 15 मार्क के क्वेश्चन पे 40-50 मिनट डालने के बाद भी क्वेश्चन पूरा हुआ नहीं, फिर मैं कॉन्फिडेंस लूज कर दूंगा। इससे बेटर ये है कि वो 15 मार्क के क्वेश्चन को मैं सेट असाइड कर दूं और दूसरी चीजों पर टारगेट करूं। वो तब की बात है। लेकिन अभी क्या हो गया है कि इंस्टीट्यूट ने कई सारे छोटे छोटे टॉपिक्स को सिलेबस में से कट कर दिया है, तो डेफिनेटली स्ट्रेटेजी को चेंज करना पड़ेगा। तो आपको बड़े टॉपिक्स को आप हाथ साफ नहीं कर सकते, धो नहीं सकते, मना नहीं कर सकते, करना ही पड़ेगा। तो करना पड़ेगा तो एक्सेल करेंगे, इतना प्रैक्टिस करेंगे कि हम वेल विद इन द टाइम उसको अचीव कर पाए, राइट। तो ये कुछ चार्ट है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे, यहाँ भी मैंने बनाया हुआ है, तो आप देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अगेन सेम चीज है, उसको मैंने चार्ट के फॉर्म में डाली हुई है कि एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का सबसे ज्यादा वेटेज दिखता है, फिर आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दिखता है, अमलगमेशन ऑफ कंपनीज का दिखता है, फिर बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज और बैंकिंग कंपनी का दिखता है, राइट। इसके अलावा यही चीज मैं आपको इस पाई चार्ट से भी दिखा सकता हूँ कि अगर आप पाई चार्ट में देखेंगे तो अगेन देखिए एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये आपका 23% ऑलमोस्ट परसेंटेज टर्म में कवर करता है और 14% आपका कवर करता है कंसोलिडेशन, 13% आपका कवर करता है अमलगमेशन, 11% आपका अगेन कवर करता है बायबैक और 9% आपका कवर करता है बैंकिंग कंपनी। सिमिलरली 9% पार्टनरशिप का क्वेश्चन भी आपका कवर करता है, जिसके लिए मैंने आपको चॉइस दी थी, राइट। इसके बाद आपका लिक्विडेशन ऑफ कंपनी 5%, ये 5%, ये 5%। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये 9% पे टाइम पास करने की बजाय बेटर ये होगा, क्योंकि 9% पे जितना टाइम आपको सीखने में देंगे, अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट है तो मेरी तरह, ठीक है, अगर आप जितना टाइम उसको सीखने में देंगे, आप अगर जितना टाइम उसको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करने के लिए देंगे और पता पड़ा 20, 25, 30, 40 मिनट पार्टनरशिप में लगाने के बाद मैं अपना सर पीट रहा हूं, अरे यार हो गया, नहीं आ रहा, बैलेंस शीट टैली नहीं, क्या करूं, अब तो दिमाग खराब हो गया, ये सब ना करे। तो मेरा कहने का मतलब है 9% यहाँ लगाने की बजाय समझदारी करके 7%, 5% और 5% पे काम करें तो 17%। यानी कि अगर आप इन टॉपिक्स पे काम करते हैं 1, 2 और 3 तो आप 17% का टारगेट अचीव कर सकते हैं, जो कि 9% से काफी ज्यादा है। तो मेरा प्लानिंग ये कहता है, आपका प्लानिंग अगर कुछ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मुझे लगता है कि एक स्टूडेंट इस हिसाब से अगर प्लान करेगा तो डेफिनेटली वो अपना स्कोर अच्छा कर पाएगा। तो फिलहाल अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। जो बच्चे इंटरेस्टेड हो वो इस कमेंट यहाँ पर कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बोलिएगा, मैं अपना लिंक शेयर करूंगा।
मैं आपके साथ क्या क्या हेल्प आपको करता रहूंगा, ये कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ। एग्जाम से पहले यानी कि नवंबर में आपका एग्जाम होगा, तो अक्टूबर में आपको मेरे रिविजनरी वीडियो मिलेंगे जिसमें मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का एक पूरा अलग से एक टाइप का फास्ट ट्रैक, नॉट आई कैन नॉट नेम इट एज अ फास्ट ट्रैक बैच, ये आपका रिविजनरी वीडियो रहेगा जिसमें मैं आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंक्लूडिंग क्वेश्चंस आपको कवर करा दूंगा। चख के देखिएगा कि क्या मजा आता है मेरे साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने में। आई बैट मेरे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है, अगर आपने नहीं देखे हैं पहले तो आप देख सकते हैं, आपको मजा आ जाएगा। इसके अलावा मैं आपके लिए एडवांस अकाउंट का भी पूरा मैराथन बैच लेके आऊंगा जिसमें मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा एक एक चैप्टर का। जैसे मैंने जो नाम लिए हैं, मैंने आपको भी यहाँ बताया कि कंसोलिडेशन, अमलगमेशन, तो मेरी वो रिवीजन बेस में भी मैं टारगेट करूंगा। देखो रिवीजन बेस में क्योंकि आप लोगों को प्रैक्टिस नहीं करवा सकता, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं आपको एक्सेल करवा दूंगा, पर हाँ रिवीजन बेस में मैं आपके लिए इतना जरूर कर सकता हूं कि मैं आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी दे सकता हूं कि ये आया तो इस एडजस्टमेंट का प्लस माइनस कहां करना है, ये मैं डेफिनेटली आपके लिए कर सकता हूं। वो कोशिश मेरी पूरी तरह से आपके लिए रहेगी। आई विल ट्राई कि वो एडजस्टमेंट्स मैं आपके लिए अच्छे से वहां पर कर पाऊं। इसके अलावा क्योंकि बात सेकंड ग्रुप की हो रही है, पाटिल सर ने भी दामन सेकंड ग्रुप का ही छाना है, तो इसके अलावा मैं एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट की भी आप लोगों के लिए रिवीजन बैच लेके आऊंगा। तो क्या विशेष है आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, क्यों पढ़े हम आपसे? तो देखिए जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया था तो मेरा एक ही नारा था कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीखेंगे ना कि मैथमेटिक्स। तो जब मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूं तो मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करता हूं विदाउट फॉर्मूला। क्या सर, क्या कहा आपने? विदाउट फॉर्मूला कहा मैंने। हाँ, तो आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मुझसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास ले रहे हैं तो आपको एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। बट सर कैसी बात कर दी आपने, आईआरआर कैलकुलेशन कभी कोई कर पाया है क्या सर बिना फॉर्मूले के? क्या हो गया सर, आपको 3 साल बाद आ रहे हो तो कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हो सर? कैसे पॉसिबल है सर आईआरआर का कैलकुलेशन बिना फॉर्मूले के? It is possible with me, it is possible with Patil sir. Join me and test it, right? तो आप देखेंगे वो रिविजनरी बेस में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके अलावा मेरे ऑलरेडी वीडियोस अवेलेबल है एफएम की थ्योरी को लेके। आई हैव अनदर लेवल ऑफ स्टाइल टीचिंग थ्योरी, तो वो थ्योरी भी मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को डिलीवर करूंगा। तो थ्योरी के मेरे लेक्चर्स आएंगे। तो आई विल बी फॉर दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट आप लोगों को मेरे पास से मिलेगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के रिवीजन लेक्चर्स, आपको मेरे पास से मिलेगा एडवांस अकाउंट के रिवीजन लेक्चर्स, आपको मेरे पास से एफएम का टॉपिक्स में एफएम के चैप्टर्स मिलेंगे रिवीजन के, और आपको मेरे से एफएम की थ्योरी भी मिलेगी, राइट? इसके अलावा देखते हैं मेरे पास कुछ और आइडियाज भी है। बट आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। जो स्टूडेंट मेरे साथ जुड़ने के लिए तैयार है वो स्टूडेंट डेफिनेटली मुझे यहाँ पिंग कर सकते हैं। मैं अपने टेलीग्राम चैनल की लिंक दूंगा, वो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं सभी अपडेट को पाने के लिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अगर आप पहली बार मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों 3 साल बाद वापसी कर रहा हूँ। आपका मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कंटिन्यू करने के लिए और अच्छी चीजें डिलीवर करने के लिए। जो स्टूडेंट मुझसे पढ़े हैं, सीए बन गए हैं, फाइनल में थे, व्हाटएवर फाइनल में हैं, वो लोग ऑलरेडी जानते हैं कि कितना हेल्पफुल मैं हूँ स्टूडेंट्स के लिए। और तो बस इतना करके मैं विदा लेना चाहूंगा आप लोगों से। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़े, अच्छे से बढ़े और जल्दी से सीए बने। थैंक यू, धन्यवाद।